जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं सीआरपीएफ, एचसीएम, एएसआई स्टेनो के लिए अपने जीके का मॉक टेस्ट। दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 22 फरवरी से स्टार्ट हैं और 22 फरवरी से लेके मार्च तक वो एग्ज़ाम होने हैं आपके। तो जिनके एडमिट कार्ड आ गए हैं वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और जहाँ जहाँ आपके सेंटर गए हैं वहाँ पे जाने का आप उचित प्रबंध कर लें ताकि आप समय से अपना पेपर दे सकें और अपने सेंटर पे आप समय से पूर्व पहुँच सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों पहला प्रश्न क्या कहा गया है इस प्रश्न में। एक मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्रश्न है वो आपके 26 से लेके 50 तक प्रश्न है। तो 25 क्वेश्चन है ये, 26 से लेके 50 तक। पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों गुस्ताव पेट्रो जो बने हैं ये कौन से देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति हैं, तो वो हैं आपके कोलंबिया। ऑप्शन सी, कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति हैं गुस्ताव पेट्रो। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखें। और अगर आपसे पूछा है कोलंबिया की राजधानी क्या, बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, तो ये आप याद रखना। तो गुस्ताव वो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं। क्लियर। अच्छा दोस्तों यहाँ पे देश लिखा गया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी बहुत आती है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। चिली की राजधानी सेंटियागो है। सेंटियागो, चिली की राजधानी सेंटियागो। क्लियर दोस्तों, तो गुस्ताव पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो। दोस्तों कौन सा आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल आपका 331। आर्टिकल 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा जो प्रावधान था ये अब ख़त्म कर दिया गया है। हमारे संविधान में जो 104वां अमेंडमेंट एक्ट किया गया है 2019 में, इसके द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय की जो 2 सदस्यों की नियुक्ति थी ये अब खत्म हो गई है। तो ये आप याद रखिएगा कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के जो मतलब लोग नॉमिनेट होते थे तो उनको अब खत्म कर दिया गया है। तो वह आपका 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें जो था कि हमने आरक्षण की अवधि भी बढ़ा दी हमने, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 28। क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था। इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो कहने का मतलब है राष्ट्रीय जूट नीति भारत में कब लाई गई थी। दोस्तों राष्ट्रीय जूट नीति भारत में 2005 में लाई गई थी। राष्ट्रीय जूट नीति 2005 में लाई गई थी, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गोल्डन फाइबर किस फसल को कहा गया, तो गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, याद रखिएगा। और भारत में जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, कलकत्ता में। जूट बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता में है, तो ये भी आप याद रखें। तो आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय जूट नीति 2005 में आई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपने गुब्बारे देखे होंगे पार्टियों में, तो किस गैस के द्वारा फूलते हैं वो, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हीलियम। दोस्तों हीलियम गैस जो होती है ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब है कि किसी से क्रिया नहीं करती और अक्रिय गैस तथा हल्की होने के कारण हम मौसम संबंधी गुब्बारे होते हैं उसमें, या नॉर्मली जो गुब्बारे होते हैं पार्टी वाले उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम भर देते हैं हीलियम गैस को। तो आप याद रखना कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों
कि सूर्य में हाइड्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? तो सूर्य में हाइड्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा हीलियम की है। और जो समुद्री गोताखोर होते हैं ना, अगर आपसे पूछे समुद्री गोताखोर कौन सी गैस का मिश्रण भरते हैं अपने सिलेंडरों में, तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण भरते हैं समुद्री गोताखोर। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? स्ट्रेंजर का मतलब था अजनबी, तो स्ट्रेंजर गैस कहा गया है आपका जीनॉन को। स्ट्रेंजर गैस जीनॉन को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा गया था कि पार्टी वाले गुब्बारों में कौन सी गैस होती है? हीलियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? दोस्तों सबसे पहले कॉमनवेल्थ खेल जो खेले गए थे वो 1930 में खेले गए थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, 1930 में। अच्छा, किस देश में ये खेले गए थे? तो दोस्तों वो कनाडा में खेले गए थे। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल कनाडा का एक शहर था हैमिल्टन, हैमिल्टन में खेले गए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने किस वर्ष कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लेना शुरू किया था? दोस्तों भारत ने 1934 से कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लेना शुरू किया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2022 में, वो हुए थे बर्मिंघम में, बर्मिंघम में हुए थे, याद रखना। ठीक है, बर्मिंघम। क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ हुए थे, ये बहुत आता है आजकल एग्जाम में। तो सबसे पहले एशियाई खेल की जो शुरुआत हुई भारत में से हुई है, और 1951 में सबसे पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में खेले गए थे। तो सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे 1951 में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर। तो आपसे पूछा गया था कॉमनवेल्थ खेल सबसे पहले 1930 में हुए थे। हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों आपको याद रखना है कि आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है ये किसका टेस्ट है? दोस्तों आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है ये आपका मंकी पॉक्स का टेस्ट है। हालांकि आरटी-पीसीआर जो है ये कोरोना का टेस्ट भी है, लेकिन आपसे पूछा गया है आरटी-पीसीआर किट का। तो पहली बार जो आरटी-पीसीआर किट बनी है वो मंकी पॉक्स के खिलाफ बनी है, आप याद रखना। मंकी पॉक्स जो होता है ये वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? दोस्तों जावा जो सबसे गहरा बिंदु है वो हिंद महासागर का है। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा है, और जावा गर्त को ही सुंडा गर्त कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना कि जावा गर्त का दूसरा नाम क्या है? जावा गर्त को सुंडा गर्त भी कहा जाता है। क्लियर। वैसे अगर दुनिया का सबसे गहरा बिंदु पूछेगा तो प्रशांत महासागर का है, और वो है आपका मैरियाना गर्त। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो वह है आपका मैरियाना, मैरियाना ट्रेंच, ये सबसे गहरा बिंदु माना गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए, अच्छा आपसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर है। ठीक है, इंडियन ओशन, इंडिया के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ये भी आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व महासागर दिवस कब होता है? दोस्तों विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो जावा कौन से महाद्वीप मतलब महासागर में? हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार दिया गया है? दोस्तों राइट टू प्राइवेसी या राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार जो लिखा गया है वो अनुच्छेद 21 में लिखा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 21। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण होगा। मतलब एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही प्रकार की सजा मिलेगी, उसको अलग अलग सजा नहीं दी जाएंगी। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है, अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन करता है, याद रखिएगा दोस्तों। कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान की कॉपी किसने लिखी है, तो आप याद रखना भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इस व्यक्ति ने संविधान की मूल कॉपी अपने हाथ से लिखी है, याद रखना। ठीक है, और भारत में संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन संख्या 33 का सही जवाब क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में लिखी गई है। 34 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 34, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों के बीच नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए एक समझौता किया है? दोस्तों भारत ने किस देश के बीच जो हमारा मतलब सेलिंग है, जो नौका नौका हमारा संचालन होता है उसके लिए समझौता किया है? तो वो देश है आपका ईरान, ऑप्शन ए। ईरान के साथ हमने ये समझौता किया है कि
जो हमारा नाविक है वो सही रूप से आ जा सकें। याद रखिएगा दोस्तों, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। अगर आपसे पूछा जाए कि ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और इसकी मुद्रा को तोमान कहा जाता है, ठीक है, तोमान। अगर क्वेश्चन आए कि ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। ईरान की संसद को मजलिस कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना ऑप्शन में लिखा गया आपका जर्मनी। जर्मनी की संसद बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है एग्जाम में, बुंडसटैग। तो कभी क्वेश्चन आए कि जर्मनी की संसद का नाम क्या है? दोस्तों, जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है, ठीक है। और मालदीव, मालदीव की भाषा जरूर याद रखना, दिवेही, बहुत आती है एग्जाम में। मालदीव की राजधानी तो माले है, मुद्रा रुपया है, लेकिन इसकी भाषा बहुत पूछता है एग्जाम में, दिवेही किस देश की भाषा है? दोस्तों, दिवेही मालदीव की भाषा है, ठीक है। जापान का दूसरा नाम क्या है? निप्पन। और निप्पन का मतलब होता है उगते सूर्य की भूमि। दुनिया में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? जापान में दिखाई देता है। क्लियर दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, आपसे पूछा गया था कि समझौता जो किया भारत ने नौ नाविकों की आवाजाही के लिए, वो ईरान के साथ में किया है। नेक्स्ट प्रश्न, केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है? दोस्तों, केरल केरल में ओणम त्योहार 10 दिन तक होता है, ऑप्शन डी। और ये किसकी याद में होता है? ये राजा महाबली की याद में होता है, ठीक है। राजा महाबली, ऐसा कहा जाता है कि राजा महाबली की आत्मा धरती पर आती है, 10 दिन तक वो निवास करती है, तो उनके सम्मान में ये त्योहार मनाया जाता है, 10 दिन तक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब मतलब ओणम मनाया जाता है ना, तो ओणम के अवसर पर केरल में एक नौका दौड़ होती है, सर्प नौका दौड़, इसको बोलते हैं बल्लम कल्ली। तो कभी क्वेश्चन आए कि बल्लम कल्ली क्या है, तो बल्लम कल्ली दोस्तों एक नौका दौड़ है जो केरल में होती है, ठीक है। और केरल के बारे में आप याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की है। और सबसे ज़्यादा मसाले ये भारत में कहाँ पर होते हैं? तो दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। इसकी राजभाषा मलयालम है, ये भी आप याद रखना। और केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्लियर? चलिए, अच्छा, केरल का ना एक डांस याद रखना, कथकली और मोहिनी अट्टम। ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि कथकली और मोहिनी अट्टम ये किस राज्य के डांस हैं? दोस्तों, कथकली और मोहिनी अट्टम जो डांस हैं वो आपके केरल के ही डांस हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा ओणम, 10 दिन तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, बनारस के इनमें से किस राजा को सन 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? दोस्तों, बनारस के कौन से राजा थे? तो वो थे आपके चैत सिंह, ठीक है। बनारस के राजा चैत सिंह को जो वॉरेन हेस्टिंग्स है इसने गिरफ्तार कर लिया था। और मतलब किस बात पे गिरफ्तार किया था? गिरफ्तारी का कारण यह था कि अंग्रेजों को इन्होंने कर पे नहीं किया था, जो अंग्रेजों ने इन पे टैक्स लगाए थे, तो और इन पर कुशासन का आरोप लगाया गया था, ठीक है। तो कुशासन का आरोप लगाकर साथ साथ जो अंग्रेजों को कर भुगतान न करने के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, जून 2022 के दौरान गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन कौन बना है? दोस्तों, गेल का नया चेयरमैन कौन बना है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, गेल के जो नए चेयरमैन बने थे वो बने थे संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये भारत की एक महारत्न कंपनी है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो महारत्न कंपनी थे और इसके अध्यक्ष बने थे संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट आपका, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में किस ग्रंथि द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? दोस्तों, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो एक ग्रंथि है हमारी, और वो है आपकी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है ये कैल्सीटोनिन हार्मोन का निकलती है, जिससे जो मतलब कैल्शियम की सांद्रता है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, थायराइड ग्रंथि। क्लियर? ये आप याद रखना। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड किसे कहा गया, तो आप याद रखना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि ये हमारे दिमाग में होती है, तो ये भी आप याद रखना। क्लियर? अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि मानव की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा गया, मानव की थर्ड आई, तो मानव की तीसरी आंख जो कहा जाता है दोस्तों, ये आपका पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। आपसे पूछा गया था कैल्शियम की मात्रा, ये थायराइड के द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन से कम हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 39, क्या कहा गया है? केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री, किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहरी परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? दोस्तों, शहरी परीक्षण प्रयोगशाला जो बनी है ये नागालैंड के दीमापुर में बनी है, ठीक है। नागालैंड के दीमापुर में जून 2022 में ये
प्रयोगशाला स्थापित की गई है, आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना की गई है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि नागालैंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? नागालैंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? अच्छा, ये ना अभी इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो आपको बताना है कि नागालैंड में कितनी सीटें हैं। 40 हैं, 60 हैं, 65 हैं, 70 हैं, जो भी हो आप बताइए कमेंट में लिख के कि नागालैंड में कितनी सीटें हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत में इंटांग की नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आप याद रखना इंटांग की नेशनल पार्क नागालैंड में है। साथ साथ नागालैंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर 2011 की जनसंख्या के अनुसार कोई भी एससी आबादी निवास नहीं करती। ठीक है। यहाँ पे कोई भी अनुसूचित जाति से संबंधित कोई भी समुदाय नहीं रहता। तो नागालैंड के बारे में याद रखना। मैं आपको इसकी राजभाषा बता दूं, भारत में 2 राज्य ऐसे हैं, एक नागालैंड और एक आपका अरुणाचल प्रदेश, जिनकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। और नागालैंड का एक त्यौहार बहुत आता है एग्जाम में, हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ होता है आपका? नागालैंड में। क्लियर। तो शहरी परीक्षण प्रयोगशाला नागालैंड में स्थापित की गई है। नेक्स्ट आपका जुलाई 2022 के दौरान देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पर लगाने की घोषणा की गई है? दोस्तों भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो लगेगा, ये लगेगा आपका मथुरा में। ऑप्शन सी, मथुरा में लगेगा, आप याद रखना। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। क्लियर। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है, आप याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C-53 मिशन लॉन्च किया था, जिसने किस देश के 3 उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित किया है? दोस्तों इसरो ने PSLV-C-53 के द्वारा जो सैटेलाइट भेजे हैं, वो भेजे थे आपके सिंगापुर के। ऑप्शन बी, सिंगापुर के सैटेलाइट भेजे हैं, आप याद रखना। 3 सैटेलाइट सिंगापुर के हैं। क्लियर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो की स्थापना कब की गई है, तो इसरो 15 अगस्त 1969 को बना था। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई है, आप याद रखें। और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर शहर में है, ये भी आप याद रखना। ठीक है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जो हरिकोटा द्वीप है, हरिकोटा द्वीप पर कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है, तो आप याद रखना श्री सतीश धवन। ये बहुत आता है दोस्तों आपके एग्जाम में कि श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये आपका श्री हरिकोटा द्वीप पर ही है। ठीक है। श्री हरिकोटा द्वीप पर इसरो का श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और ये आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जिले में है। अच्छा, कौन सी झील बहती है इसके पास में? तो पुलिकट झील बहती है। ठीक है, पुलिकट झील बहती है, आप याद रखना। पुलिकट झील के पास है श्री हरिकोटा द्वीप। क्लियर दोस्तों। तो ये था आपका सिंगापुर, इसका सही जवाब है। इसरो ने जो उपग्रह लॉन्च किए वो सिंगापुर के करे हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो 5 मार्च 1931 इसका सही जवाब है। ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसकी असफलता के बाद MR जयकर साहब, श्रीनिवास शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू, इनके प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इस समझौते को हम दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इस समझौते के संदर्भ में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता 1931। दोस्तों क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है? दोस्तों आप याद रखना, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो दी गई है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई, याद रखिएगा। ठीक है। और गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और ये मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है, ये भी आप याद रखना। गुजराती भाषा की है ये, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्लियर। तो गांधी इरविन समझौता पूछा था आपसे 1931, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित
शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया गया है? दोस्तों, जातियों मतलब वर्गों और प्रजातियों के प्रवक्ता कौन रहे? तो दोस्तों वही व्यक्ति थे जिन्होंने महान सत्याग्रह शुरू किया था, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ये पिछड़े वर्ग और जातियों के प्रवक्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया है। समाज में जो मतलब छुआछूत थी, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार होते थे उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दोस्तों अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी हैं, संविधान के जनक माने जाते हैं और प्रारूप समिति जो थी हमारी संविधान सभा में उसके अध्यक्ष थे। क्या आपको पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम है बेटिंग फॉर बीजा। तो बेटिंग फॉर बीजा ये किसकी आत्मकथा का नाम है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, याद रखना। और इनकी समाधि का नाम क्या है? चैत्य भूमि। इनकी समाधि का नाम चैत्य भूमि है, आप याद रखें। डॉक्टर अम्बेडकर का ना एक समाचार पत्र भी है आपका, और वो है आपका मूक नायक। अगर आपके एग्जाम में आए कि मूक नायक पत्र किसने लिखा है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा मूक नायक पत्र लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेगा। और डॉक्टर अम्बेडकर से एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने वो जहाँ पर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था वो जगह कौन सी है? तो दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि मुंबई में है आपकी ये। तो यहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो आपसे पूछा गया था कि पिछड़े वर्ग और जातियों के प्रवक्ता कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों नारी को नमन योजना जो शुरू की गई ये आपका हिमाचल प्रदेश में की गई है। ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश एक राज्य के रूप में गठित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अभी जो CM बने हैं वो कांग्रेस की सरकार आ गई है, और यहाँ के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल के जो CM हैं वो हैं आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू। याद रखना इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखना। हिमाचल की राजधानी शिमला है, और शिमला में भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र भी है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। हिमाचल का एक डांस याद रखिएगा, नाटी। नाटी डांस कहाँ किया जाता है? तो हिमाचल में किया जाता है नाटी डांस। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन या अनावरण किया है? दोस्तों स्टैचू ऑफ पीस जो लगी है वो श्रीनगर में लगी है। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर में लगी है, आप याद रखना। अगर आपके एग्जाम में आए कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर में झेलम नदी बहती है, आप याद रखिएगा। और श्रीनगर के संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, आप याद रखना। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ लगी थी? जुलाई 2022 में, वो है श्रीनगर। नेक्स्ट आपका, शहीदी सभा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों शहीदी सभा जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका पंजाब में। ऑप्शन ए, पंजाब में शहीदी सभा त्योहार मनाया जाता है, गुरुद्वारा में होता है आपका। ठीक है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है, कोई कारण? हाँ दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे आपके, उनकी शहादत की स्मृति मनाया जाता है। जोरावर सिंह और जो एक कौन थे, जोरावर सिंह थे, उनके बेटे का नाम, दो थे, उनकी मतलब हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने, जिंदा चिनवा दिया था उनको दीवार में। तो ये शहीदी सभा त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि पंजाब में एक त्योहार होता है बैसाखी, ये बहुत आता है एग्जाम में, बैसाखी। बैसाखी, एक लोहड़ी बहुत पूछता है एग्जाम में, लोहड़ी। एक होला मोहल्ला बहुत पूछता है एग्जाम में पंजाब का, होला मोहल्ला। होला मोहल्ला ये भी आपका पंजाब का त्योहार है, आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं पंजाब के आपको दो डांस बता देता हूँ, ये आप याद रखना। एक है आपका भांगड़ा। भांगड़ा दोस्तों ये पुरुष करते हैं। ठीक है, भांगड़े का जो महिला वर्जन है उसको बोलते हैं गिद्धा। तो भांगड़ा और गिद्धा ये पंजाब के डांस हैं, आप याद रखिएगा। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक है आपका किकली। तो किकली भी पंजाब का ही डांस है। ठीक है, याद रखना। और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो शहीदी सभा पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 47। क्वेश्चन संख्या 47 कहा गया है, बाणभट्ट ने राजा की जीवनी लिखी है। दोस्तों बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था ये हमें बताना है, और इसने किसकी जीवनी लिखी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बाणभट्ट जो था ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि है, और इसने हर्षचरित किताब लिखी है। ठीक है, हर्षचरित और कादम्बरी। कादम्बरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कादम्बरी कई बार एग्जाम में आता है। तो कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है? वो है आपके बाणभट्ट, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हर्षवर्धन जो है ये कौन से वंश का राजा है, तो दोस्तों हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश का राजा है। पुष्यभूति
वंश, इसका जो वंश है उसको पुष्यभूति वंश बोलते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और इसे अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया सम्राट अशोक, सम्राट अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि प्रियदर्शी किसका उपनाम है, तो सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी घनानंद को पराजित करके। तो आपसे पूछा गया था बाणभट्ट ने किसकी जीवनी लिखी है? हर्षवर्धन की। नेक्स्ट, भारत के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों भारत का पहला इथेनॉल प्लांट बिहार में बना है, आप याद रखना। कौन से जिले में बना? पूर्णिया। तो भारत का पहला इथेनॉल प्लांट पूर्णिया जिले में बना है, बिहार में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH ये इथेनॉल का सूत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वर्तमान में तो। अच्छा, अगर आपसे पूछे जटा जटिन कहाँ का डांस है, तो बिहार का ही डांस है जटा जटिन, बहुत आता है आपके एग्जाम में, आप याद रखना, जटा जटिन बिहार का डांस है। नेक्स्ट, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? दोस्तों पक्षी अभयारण्य कौन से कहाँ पर है? तो वो आपका पित्ती द्वीप, ये लक्षद्वीप में आता है आपका, पित्ती द्वीप आपका लक्षद्वीप में है। तो ये आप याद रखना, यहाँ पे आपका एक पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी क्या है? तो दोस्तों आप याद रखना, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। कभी क्वेश्चन आए कि ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, याद रखिएगा। जो पक्षियों का हृदय होता है ये 4 चैम्बर में विभक्त होता है। क्लियर दोस्तों? याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है क्या 50, लास्ट प्रश्न है ये आज का। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारतीय दूतावास खोलने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? दोस्तों भारत अपना दूतावास खोल रहा है कहाँ पर? लिथुआनिया में। लिथुआनिया में भारत अपना पहला पूर्ण दूतावास खोलेगा। तो ये बाल्टिक देश है आपका, तो भारत में बाल्टिक देश में पहला दूतावास किस देश में खोला है वो है आपका लिथुआनिया, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखें। तो ये दोस्तों ये था आज का पूरा 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। कमेंट में आप अपने विचार लिख सकते हैं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। दोस्तों अपना समय पढ़ाई को दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।